करंट में जो चेंजिंग आए हैं उन सब चीज़ों को आज अपन साथ में पढ़ेंगे। थोड़ा बाहर जाके और आवाज़ चेक कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आवाज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा जरा आप लोग। उन्होंने वर्ग 3 की एग्जाम डेट रख दी है लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं है। आप लोगों को आवाज़ तो स्पष्ट आ रही है ना? थोड़ा सा आवाज़ के बारे में मेरे को बता दीजिएगा कि आवाज़ आपको स्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, क्लियर आवाज़ है ना? आज अपन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये आपका जेल पुलिस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वर्ग 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एसआई अपन देते हैं या एमपीपीएससी देते हैं या अदर कोई भी एग्जाम देते हैं। और ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये केवल दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें मैंने भारत की एग्रीकल्चर को भी साथ में लिया है। ये नहीं है कि केवल अपन मध्य प्रदेश का ही पढ़ रहे हैं, अपन लिंकअप करते हुए पढ़ रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से उसे याद रख सकें। वैसे क्या हो जाता है कि भूल जाते हैं अपन, तो एक साथ में तीनों चीज़ों को लिंकअप करते हुए अपन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों को लिए। तो आज अपन महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादक राज्य, ये मैं पहले करा चुका हूँ आपको, पर लेकिन वो डाटा पुराने थे। अब कुछ डाटा नए आ गए हैं, लेटेस्ट डाटा हैं। कुछ डाटा 2017-18 के हैं, कुछ 18-19 के भी हैं। तो जो नवीनतम डेटा है उसी के आधार पर मैं आज आप लोगों को तैयारी करवाऊँगा। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा ज़रा, और जो भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको जानकारी देता जाऊँगा साथ में। महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादक राज्य, ये वाला टॉपिक था आपका, यहीं से अपन चालू करेंगे। इसको थोड़ा सीधा कर दीजिएगा इसको सर। उत्तर प्रदेश, यहीं से चालू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या नहीं आया है, तो वो अपन को मालूम हो। यूपी देखते हैं अपन उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में है, पहले नंबर पे है खाद्यान्न के मामले में, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और कोई परिवर्तन नहीं है। गेहूं के मामले में भी आपका यूपी पहले नंबर पे ही है आपका, तो यहाँ भी कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। आलू के मामले में भी यहीं पर है, आम के मामले में भी है, और दूध के मामले में भी है, और गन्ना के मामले में भी है, और शक्कर के मामले में भी हो गया है आपका चीनी। चीनी यदि आपसे पूछा जाता है तो चीनी के मामले में भी आपका नंबर 1 पे कौन है, तो यूपी है। मटर के मामले में है, ये मटर अपन कर चुके थे, आपका मटर मैंने कराया था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि विश्व के संदर्भ में भी अपन करें हैं तैयार, तो गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है और सेकेंड नंबर पर भारत है। तो भारत गन्ना के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पे आता है और पहले नंबर पे कौन आता है, ब्राज़ील आता है। हालांकि ये डाटा भी आपका पुराना है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। और चीनी के मामले में यदि अपन बात करेंगे तो पहले नंबर पे कौन है, ब्राज़ील है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है आपका। दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन भी कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। मध्य भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है गन्ना और चीनी। यहाँ गन्ना चीनी में दोनों ब्राज़ील हो जाएगा और यहाँ उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा। और इसे याद कराने की मैट्रिक आप लोगों को बता चुका हूँ। ये वाला डाटा भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये इसलिए क्योंकि गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पे तो है ही आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी पोजीशन है गेहूं के उत्पादन में, तो ये नवीनतम डाटा है, तो ध्यान रखिएगा। भारत में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर गेहूं के उत्पादन में है, दूसरे नंबर पर पंजाब है, पहले नंबर पे आपका कौन है, यूपी है। याद कराने का मैंने तरीका कल इसको बताया भी था आपका, और वो तरीका ये था आपका कि आलू के पराठे, आपको क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद रख लो, आलू के पराठे। अब आलू के पराठे बनाने में किस किस चीज़ का इस्तेमाल होगा उसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, उससे आपके कई डाटा निकल आएंगे। तो आलू के पराठे में एक तो आलू चाहिए आपको, तो आलू हो गया। गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, तो ये गेहूं हो गया आपका उसमें आलू के पराठे में। साथ में अपन ने वेजिटेबल के रूप में उसमें मटर डाल दी, तो ये मटर हो गया आपका। तो इस तरीके से मटर, आलू और गेहूं, मटर पीस करके डालिए, स्पेशल बना रहे हैं अपन एक नई वैरायटी के, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा आपका मैंगो शेक। मैंगो शेक में क्या क्या चाहिएगा, तो मैंगो शेक में आपका रॉ मटेरियल के रूप में एक तो आम चाहिएगा, तो आम है आपके पास। दूध है, तो ये दूध भी हो गया आपका, और चीनी भी हो गई आपकी,
ठीक है ना। और क्या कराएंगे, पिलाएंगे। तो यूपी कोई आता है तो उसे क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं अपन यूपी। तो यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और पी से क्या हो जाएगा, पीओ। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आलू के पराठे प्लस मैंगो शेक याद रखें तो ये आपके डाटा निकल के आ जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गन्ना और चीनी दोनों के मामले में, उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और दुनिया में देखते हैं तो आपका कौन है, ब्राजील है। ठीक है। और गेहूं के मामले में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तो ये तो कुछ यहाँ के डाटा हो गए। अब इसे अपन आगे का देख रहे हैं थोड़ा सा। ये आलू के पराठे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे, ये आलू के पराठे और ये मैंगो शेक। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर है, नक्शे के आधार पे अपन देखें तो कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका उत्पादन यहाँ पर हो रहा है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। तो उसके उत्पादन में एक तो खरबूजा है, खरबूजा के उत्पादन में भी आपका कौन है, यूपी नंबर 1 पे है। इसको निकाल दें सर। दूसरा तरबूज है आपका, तरबूज का। तीसरा शहद है, शहद में मुरैना है आपका, मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो मुरैना को पान शहद जिले के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपका मशरूम है, मशरूम तो आप जानते ही हैं, है ना। आंवला है, अमरूद है। ये चेंज है आपका अमरूद। पहले अमरूद मध्य प्रदेश पहले नंबर पे था आपका उत्पादन में, यहाँ पर देख सकते हैं अमरूद को। उत्तर प्रदेश उसके बाद मध्य प्रदेश। पहले आपका मध्य प्रदेश पहले नंबर पे था, यूपी बाद में था, लेकिन अब यूपी पहले नंबर पे हो गया है, मध्य प्रदेश अमरूद के मामले में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। आंवला को देखेंगे तो वही सेम पोजीशन है, उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश। और आंवला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो पन्ना में होता है। कल मैंने आपको कराया था। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पन्ना में है। और जो अमरूद है आपका, ये पूरा ओवरऑल मध्य प्रदेश ही आपका जिला वाइज इसमें डिवाइडेशन अभी नहीं किया गया है, तो वो अपने पास में डाटा भी नहीं है। डाटा आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पर खरबूज, खरबूजा, तरबूज, तो ये दो तो बूझ ही हो गए आपके। इसमें बूझा तो बूझ, तरबूज, ऐसे याद कर लेना है इनको। और काई के बारे में बूझना माने क्या होता है, पहेली होता है। तो काई की पहेली अपन लेकर के चल रहे हैं, तो वो पहेली लेकर के चल रहे हैं किसकी, मशरूम की। मशरूम, रूम में अपन एक पहेली पूछ रहे हैं, रूम। तो ये क्या है, एक पहेली अपन कहाँ पूछ रहे हैं, रूम में। तो ये मशरूम हो गया, दो बूझे तो खरबूजा और तरबूज हो गया। आप जानते ही हो शहद, ये मैंने कल भी बताया था। मधुमक्खी का पालन जो अपन करते हैं विज्ञान की जिस शाखा में, उसे अपन क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। तो मैंने पी से याद कराया था, मधुमक्खी पी। और इसका वाई प्रोडक्ट आपका क्या है, शहद है। और शहद सबसे प्राचीनतम खाद्य पदार्थ है जो आज तक खराब नहीं हुआ है। कितना भी पुराना हो, शहद कभी खराब नहीं होता। तो ये उससे याद रख लेना, शहद। और यहाँ पर विटामिन सी के 2 सोर्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। पहला सोर्स विटामिन सी का कौन सा है, आंवला। सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। और सेकंड नंबर पे है विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलेगी, अमरूद में मिलेगी। तो फर्स्ट नंबर पे आपका कौन हो गया, आंवला, और सेकंड नंबर पे आपका कौन है, अमरूद है। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी बना लीजिएगा। आप अपनी तरफ से भी और भी स्टोरियाँ यहाँ क्रिएट कर सकते हो उत्तर प्रदेश में, तो उससे आपको याद रह जाएगा। पहली स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरियाँ बना लो 2-3, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो याद करने में कन्फ्यूजन होगा। पहली स्टोरी आपने क्या बनाया था, आलू के पराठे प्लस मैंगो शेक, तो उससे याद हो जाएंगे। दूसरी में क्या अपन एक पहेली पूछ रहे हैं रूम में, पहेली को कहते हैं बूझ। तो खरबूजा, तरबूज, रूम, तो मशरूम हो जाएगा। और उसमें क्या खिलाया अपन ने, पहेली में विटामिन सी दी, तो विटामिन सी में आंवला और अमरूद आ गए दोनों फर्स्ट सेकंड पे। और साथ में क्या है, विटामिन सी की हदें पार कर दी, तो हद से क्या हो जाएगा, शहद, शहद। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और यदि लोकेशन वाइज देखेंगे तो आप जानते ही हो, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर जो आपका राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसके बाद आता है आपका अगला, देखेंगे अपन नेक्स्ट है कर्नाटक। अगला जो देख रहे हैं वो क्या है आपका, कर्नाटक है, कर्नाटक ही है। चलिए अब इसमें क्या क्या चेंज हुआ है इसको भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्नाटक में एक तो ये मक्का है ना, पहले अपन ने पढ़ा था कि ये आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है, ये वापस लौट करके कहाँ पर आ गया आपका, कर्नाटक में ही आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में वापस लौट करके क्या आ गया है, मक्का आ गया है। पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश केवल क्षेत्रफल के आधार पर है, उत्पादन के आधार पर तो केवल आपका कौन है, कर्नाटक है। तो लौट करके अपन वापस कर्नाटक पे आ गए, जो अपन पहले बात कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ सूरजमुखी भी होता है, इसके अलावा यहाँ रेशम भी है, इसके अलावा यहाँ कॉफ़ी भी है। क्या है, कॉफ़ी है। ये पुराना ही डाटा है आपके चारों, लेकिन अरहर वाला डाटा बदल गया। अरहर
यहाँ अरहर की जो फसल है, दाल जो होती है ना अरहर, जिसे अपन तुअर की दाल के नाम से जानती है, वो भी आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ हो रही है? कर्नाटक में। इसके अलावा सुपारी, सुपारी पहले केरल में था तो वो डाटा आपका बदल गया, वो सुपारी आपकी कहाँ पर आ गई? कर्नाटक में आ गई है। इसके अलावा हरी मिर्च, हरी मिर्च आ गई है आपकी। और इसके अलावा कौन आ गया है? चीकू आ गया है, चीकू। तो हरी मिर्च, चीकू, सुपारी, अरहर, ये आपके डाटा बदल गए। 1 2 3 4 चेंज हो गए हैं आपके। तो अरहर, सुपारी, हरी मिर्च और चीकू, तो ये सब के सब आपके कहाँ पर आ गए? कर्नाटक में आ गए। और कॉफ़ी जिसे अपन कहवा के नाम से जानते हैं, तो ये कॉफ़ी के मामले में पहले नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर केरल है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी अपन पहले नंबर पर तो याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये दूसरा और तीसरा नंबर भी पूछ लेता है। कॉफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन दोनों को भी याद रखना आप, केरल और कर्नाटक को भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका कल अपन ने एक ट्रिक बताई थी, मक्का को बदल दो काय में? मुक्का में। सबसे बढ़िया तरीका है। मक्का को किस में बदल दिया? मुक्का में। और मुक्का जब किसी के कान के नीचे पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? चेहरा खुल जाएगा। कैसे खिलेगा? सूरज की तरह। फिर जब ब्लड निकलेगा तो क्या बांधेंगे? रेशम बांधेंगे। रेशम के जो धागे होते हैं उससे टाका लेंगे, और बाद में जाकर के रट्टा न हो तो इसलिए उसे क्या पिला देंगे? कॉफ़ी पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे। और बॉडी बनाने के लिए उसके लिए क्या देंगे? अरहर की दाल देंगे उसे। अरहर की क्या दे रहे हैं? दाल। अब यहाँ तक आप रख लीजिएगा ज़रा, जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वैसे अपन मूंग की दाल देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा अरहर याद रख लेना। तो कान के नीचे मुक्का पड़ा, सूरज की तरह अपना चेहरा खिल गया, रेशम का जो धागा होता है उससे अपन ने टाका लिया और कॉफ़ी पिलाई और अरहर का पानी पिलाया, जिससे उसको फिजिकली फिट हो जाए। अब इनको कैसे जोड़ेंगे? तो इसको ऐसे याद कर लेना, बात बढ़ गई थी, आपस में लड़ाई हो गई थी, इसलिए सुपारी दे दी अपन ने। क्या दे दी? उस व्यक्ति की सुपारी देते हैं ना, बॉलीवुड की भाषा बोलते हैं, उसने सुपारी दी है, तो ये सुपारी दे दी। सुपारी किस लिए दी थी? क्योंकि उसने कुछ बोला था उस व्यक्ति ने, जिससे आपको क्या लग गई? मिर्चें लग गई। यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर कुछ कमेंट्स कर दिया जिससे उसे मिर्च लगी, और जैसे ही उसे मिर्च लगी तो उसने सुपारी दे दी, और सुपारी दी तो उसने कान के नीचे क्या बजा दिया? मुक्का बजा दिया। और कान के नीचे मुक्का बजाया तो उसका चेहरा कैसा खिल गया? सूरज की तरह खिल गया। बाद में जाकर के टाके लिए और फिर कॉफ़ी पिलाई और दाल का पानी दिया। दाल कौन सी है? यहाँ पर अरहर की दाल है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, इस तरीके से वो बना लीजिएगा। और चीकू को काय में बदल दो? चाकू में। क्योंकि जब आप रेस टाका वगैरह लोगे तो कैसे टाके लोगे? चाकू से। चाकू से तो काटेंगे उस चीज़ को, तो चाकू, चीकू, चाकू, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से मुक्का पड़ा आपका कान के नीचे। ये क्या है आपका? कान के नीचे मुक्का। ये गाय को परेशान कर रहा है आज। ये चेहरा सूरज की तरह खिल गया, इस तरीके से याद रखना है इसको। ये रेशम का धागा आ गया, और फिर अपन क्या पिला रहे हैं? कॉफ़ी पिला रहे हैं। और ये बात क्यों बढ़ी थी? क्योंकि उसने कुछ कह दिया, जैसे मिर्च लग गई, मिर्च लगी तो अपन ने उसको क्या दे दी? सुपारी दे दी थी, और चाकू से काट दिया। ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये कान के नीचे कर्नाटक, इसको जरूर ध्यान रखना। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु तक जाना है आपको, ये यहाँ पर आता है आपका। इसके अलावा कर्नाटक में रेशम जो है आपका, वो 4 प्रकार का रेशम होता है, उसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। ओवरऑल रेशम की अपन बात करें तो कर्नाटक में होता है, और ये रेशम 4 प्रकार का है। कौन कौन से हैं? सहतूत रेशम है, इसके अलावा एक तसर रेशम है, तसर, एक आपका इरी रेशम है, मुआ रेशम। इनमें से इरी और जो मुआ रेशम है ये तो सबसे ज़्यादा होता है आपका असम में। तो इरी और मुआ रेशम आपका सबसे ज़्यादा का असम में है। तसर रेशम, ये इसकी क्वालिटी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ये आपका झारखंड में होता है, और कर्नाटक में होता है आपका सहतूत वाला, जो बॉम्बेक्स मोरी नाम का जो कीड़ा होता है, जिसका अध्ययन अपन मोरी कल्चर में करते हैं, रेशम का अध्ययन अपन सेरीकल्चर में करते हैं। तो ये सहतूत का जो कीड़ा है वो सहतूत के वृक्ष पे रहता है, ये वाला है आपका सबसे अच्छा। वैसे तो सबसे अच्छा आपका मुगा है जो असम में होता है, लेकिन कर्नाटक में सहतूत वाला होता है। तो ध्यान रखिएगा, रेशम से ओवरऑल रेशम पूछता है तो आंसर अपन कर्नाटक देंगे। यदि उसने सहतूत रेशम दे दिया तो अभी आंसर अपन कर्नाटक देंगे। उसने यदि इरी और मुगा रेशम दिया तो आंसर अपन असम देंगे, और तसर दिया यदि उसने तो आंसर अपन झारखंड देंगे। यानी ये कितने राज्यों में आपका हो गया? असम भी है, कर्नाटक भी है, और आपका झारखंड भी है। तो ये थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना है इसके बारे में। अब आते हैं अपन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या क्या है आपका, क्या किस किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है? हाँ, बादाम में अब कर्नाटक नहीं रहा, बादाम में आपका भैया अब हिमाचल प्रदेश हो गया है। अभी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। बादाम हट गया आपका, ये ध्यान रखना जरा। बादाम में आपका अब हिमाचल प्रदेश हो गया है, इसको ऐसे याद कर लेना। हिम माने क्या होता है? बर्फ। बर्फ पर जब आप चढ़ने के लिए जा रहे हो तो बादाम खा के जाएंगे,
तो बादाम खा के अपन कहाँ जाएंगे, बर्फ पर चढ़ेंगे। तो बर्फ का मतलब क्या है, हिम, तो हिम से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी और भी मैं बताता जाऊँगा आप लोगों को कहाँ कहाँ चेंज है। पहले कर्नाटक था लेकिन अब नहीं है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या क्या है, तो चावल है, ये तो अपन शुरू से ही पढ़ रहे हैं। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाता है, आपका जवाब चावल होगा। भारत की सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तब भी आपका जवाब चावल होगा। भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली और बोई जाने वाली फसल आपकी चावल है। चावल एक खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ की। इससे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है आपकी। और भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चावल का होता है बालाघाट में होता है। चावल को लेकर के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। संकर चावल की यदि अपन बात करते हैं, संकर धान जिसे अपन हाइब्रिड कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूपी में होता है। और यदि प्रति उत्पादकता की बात करें, यानी एक हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ हो रहा है, तो आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। तो चावल को लेकर के 3 डाटा निकल के आते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ करके करना है। पहला, चावल का उत्पादन कहाँ होता है, जनरली प्रश्न यही पूछा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है। संकर धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यदि आपका ऐसे प्रश्न आता है तो सीधा जवाब होगा उत्तर प्रदेश आपका। यदि आपसे पूछा जाता है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता चावल की सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। तो ये 3 ध्यान रखना है। इसके अलावा जूट है, जूट को अपन गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं। वो जूट के बारे में एक चीज़ और है जो पूछी जाती है कि जब देश का डिवाइडेशन हुआ था 1947 में, अपना देश कब आज़ाद हुआ है 1947 में, और उसी समय अपन डिवाइड हो गए भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान में से आपका इस वाले इलाके को आप देखेंगे, यहाँ पर है आपका वेस्ट बंगाल, ये वाला इलाका देखेंगे तो इसको कहा जाता था पहले पूर्वी पाकिस्तान, और इस वाले पाकिस्तान को कहा जाता था पहले पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 में जाके ये वाला जो इलाका आज़ाद हो गया आपका, और इसे नाम दिया गया बांग्लादेश। तो देश के डिवाइडेशन में किस उद्योग को या किस फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा नुकसान जूट को हुआ, क्योंकि इस जूट वाला जो उत्पादकता वाला बेल्ट है ये पूरा किस में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। देश के डिवाइडेशन में पूछ लिए जाते इस तरीके के प्रश्न। पटसन क्या होता है, बिल्कुल सेम जैसे ही होता है, कोई खास नहीं है। जूट तो आपने देखा भी होगा, फसल होती है, और घरों में जो बोरी वगैरह का अपन इस्तेमाल करते हैं, गेहूं वगैरह जो बोरी लेके आते हैं, अब तो आजकल प्लास्टिक के कट्टों में आ रही है, पहले आती थी, आलू वगैरह जो आते हैं वो सब जूट के बने होते हैं। इसे सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। बैगन ये तो पहले भी था आपका यहाँ पर, फूल गोभी पहले भी थी, तो फूल गोभी, गोभी, मूली और सर्वाधिक सब्जी, ये इंपॉर्टेंट डाटा है आपका। क्या वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सब्जी किस राज्य में है, यदि आपसे प्रश्न ऐसे आता है वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी किस राज्य में है, तो आपका आंसर क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में। कौन कौन सी आपकी, दोनों तो गोभी आ गई, गोभी के साथ में कौन है, बैगन है, तो गोभी बैगन और क्या है, मूली, गोभी बैगन मूली। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, गोभी बैगन और मूली। इस तरीके से आप इसे याद कर लें। क्लियर हो गया आपका, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, देखिए जरा इस चीज़ को, चावल और धान पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, संकर धान यूपी में ज़्यादा है, और धान की सर्वाधिक उत्पादकता की बात करी जाती है, तो आंसर आपका क्या होगा, पंजाब होगा। तो ये डाटा ध्यान रखना। अब आते हैं अपन राजस्थान में। राजस्थान में क्या परिवर्तन हुआ है, तो राजस्थान में सरसों है, पुराना ही है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। लहसुन, ये लहसुन और आ गया है राजस्थान में आपका। बाजरा, बाजरा वहीं की वहीं पर है। जैतून वहीं है। मोटा अनाज ये चेंज हो गया आपका, पहले मोटा अनाज महाराष्ट्र में था, अब मोटा अनाज आपका कहाँ गया, राजस्थान में आ गया। और यहाँ पर जीरा था पहले, जीरा निकल गया यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। अब बता सकते हैं जीरा सबसे ज़्यादा वर्तमान में कहाँ पे हो रहा है, आप जवाब दें जरा, जरा आप जवाब दें। आप जवाब दें जरा, जीरा का वर्तमान उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो गया है, नहीं जवाब दें जरा जल्दी से आप लोग। जीरा का प्रोडक्शन वर्तमान में किस राज्य में ज़्यादा हो रहा है, राजस्थान नहीं है, राजस्थान तो हट गया, कहीं नहीं है। देखो राजस्थान, अभी लेटेस्ट डाटा में राजस्थान हट चुका है, पुराने में था राजस्थान, अब नहीं है, चेंज हो चुका है, राजस्थान नहीं है। ये पुराना डाटा है राजस्थान। ऊँट के मुंह में जीरा याद आ रहा होगा आपको, अब नहीं है ये डाटा, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ये पहुंच गया है आपका गुजरात, तो इस समय पर कहाँ पर है, ये गुजरात में है आपका, ध्यान रखिएगा। तो जीरा के उत्पादन में अपन पहले नंबर पर कौन सा राज्य हो गया है, गुजरात। चलिए राजस्थान को याद कर रहे हैं पहले अपन। तो राजस्थान में कौन है, सरसों है,
मुरैना मध्य प्रदेश में हो जाएगा। लहसुन आ गया आपका एक, बाजरा आ गया, बाजरा। इसके अलावा जैतून है, जैतून जो पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑलिव ऑयल के नाम से जाना जाता है। मोटा अनाज, ये चेंज है। इसके अलावा सुगंधित और औषधि पादप आ गए आपके, सुगंधित और औषधि पादप, यानी जो आपकी फूल, जो आपकी दवाइयाँ बनती हैं जिनसे, यानी मेडिसिन वाले जो प्लांट हैं, इसके अलावा जिनसे आपकी खुशबूदार चीज़ें बनती हैं, वो सब प्लांट आपके कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में क्या आ गया? राजस्थान में खुशबू आ गई है, इसको ऐसे याद रख लेना। राजस्थान की खुशबू से आदमी सही हो रहे हैं, यानी मेडिसिन आ गया आपका। मोटा अनाज है, जैतून है, बाजरा है, बाजरा तो याद रह जाएगा। इसके अलावा लहसुन है, तो लहसुन भी मेडिसिन में ही काम आता है। मोटा अनाज में पहले कौन था? महाराष्ट्र था, लेकिन अब कौन हो गया? राजस्थान। महाराष्ट्र कहाँ पहुंच गए? बाद में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या है, इसको भी आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में दाल है, शुरू से ही अपन दालों में रहे हैं, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, दाल है। इसके अलावा सोयाबीन है, सोया राज्य के नाम से जाना जाता है, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं इसकी। इसके अलावा धनिया, धनिया में अपन नंबर 1 पे पहुँच गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और धनिया भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुना में होता है। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे ज़्यादा धनिया है, तो आंसर होगा आपका गुना। गुना में सबसे ज़्यादा होता है। आप गुना को ऐसे याद कर लेना, गुना एक खाने वाली डिश होती है, और मम्मी ने गुना बनाया तो उसमें वो जीरा डालना भूल गई, तो गुना में क्या डाल दिया उन्होंने? जीरे की जगह धनिया डाल दिया, तो गुना में धनिया। तिलहन, ओवरऑल तिलहन की बात करेंगे तो तिलहन का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में। दालों का उत्पादन ओवरऑल बात करेंगे तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके अलावा चना है, चना भी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। चना भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो देखिएगा, दाल हो गई, दाल, तिलहन, सोयाबीन, धनिया और चना, तो ये आपके कहाँ पर है? एमपी में है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है, आप जानती हैं, डिटेल में अपन इनके बारे में पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा गुजरात में क्या क्या परिवर्तन आया है उसको देख लीजिएगा। गुजरात में मूंगफली है, तो वो तो पुरानी डाटा है, कोई चेंज नहीं है आपका। नमक है, यही पुराना है आपका। एक आपका भिंडी आ गई है, भिंडी, गुजरात में भिंडी बहुत है। इसके अलावा गुजरात में आपका तंबाकू आ गया है, पहले तंबाकू आंध्र प्रदेश था आपका, लेकिन वर्तमान में कौन हो गया है? रिसेंटली गुजरात हो गया है। जीरा आ गया है आपका, बीन्स आ गई है, बीन्स। और इसके अलावा नींबू आ गया है, ये नींबू नहीं है, नींबू है जी, एक्चुअल में ये नींबू है, तो नींबू आ गया है। ये नींबू थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, ये ध्यान रखना। यदि खाली नींबू पूछा जाता है आपसे तो गुजरात आंसर अपन देंगे, लेकिन नींबू नहीं पूछ रहा है, उसने कह दिया साइट्रस फल का ओवरऑल प्रोडक्शन कहाँ होता है, तब आप आंसर देंगे आंध्र प्रदेश। तो ओवरऑल साइट्रस फल, यानी जो खट्टे फल है उनकी ओवरऑल प्रोडक्शन पूछ रहा है, या नींबू वंश कह रहा है आपसे, नींबू फैमिली के पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, या उससे संबंधित फल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। और नींबू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आंसर होगा गुजरात। क्या क्या है? मूंगफली आ गई, नमक आ गई, ये पुरानी ही है आपके। कपास हट चुका है, कपास महाराष्ट्र में पहुँच गया, ठीक है ना, ये भी परिवर्तन हो गया आपका। मूंगफली, नमक, ये 2 आ गए हैं। भिंडी आ गया है, भिंडी तो पहले भी था, कोई ज़्यादा नहीं है। तंबाकू चेंज हो गया है, पहले तंबाकू रहा था गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, दोबारा से लौट के फिर गुजरात आ गया तंबाकू, हाँ गुजरात है। जीरा, ये नवीनतम परिवर्तन है, राजस्थान से जीरा आ गया इधर, और बीन्स है और नींबू है। अब जीरा राजस्थान में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके के ये परिवर्तन है आपके, ठीक है। इनकी स्टोरी कैसे बनाएंगे, तो कुछ भी स्टोरी बना सकते हो। मूंगफली में नमक डाल करके रात को खाते हैं, तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा। और फिर क्या टाइम पास कर रहे हैं, तम्बाकू घिस के, तो ये तम्बाकू हो गया। और तम्बाकू की जगह पर अपन क्या ले रहे हैं? जीरा ले रहे हैं, है ना, तो ये बीन्स, नींबू। तो इस तरीके से कुछ स्टोरी बना लीजिएगा। मूंगफली में जैसे आपने मूंगफली में क्या मिला रहे हैं, अपन नींबू निचोड़ रहे हैं, है ना, मूंगफली के दाने हैं, उसमें नमक तो साथ में आ गया। टाइम पास किससे कर रहे हैं? तम्बाकू और जीरा खा के कर रहे हैं। और ये बीन्स है, बीन्स में भी अपन नींबू निचोड़ करके खाते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी स्टोरी क्रिएट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या पोजीशन है? मोटा अनाज महाराष्ट्र में हट गया जी आपका मोटा अनाज। यहाँ पर डाटा ये गलत है, मोटा अनाज हट चुका है। मोटा अनाज कहाँ पहुँच गया है आपका? राजस्थान पहुँच गया है। अब यहाँ पर मोटा अनाज नहीं रहा, तो इसको हटा दीजिएगा। प्याज मध्य प्रदेश में खंडवा में है, और प्याज आज भी यहीं पर है। काजू यहीं पर है, अंगूर यहीं पर है, अनार यहीं पर है। इसके अलावा अदरक आ गया है, एक और आ गया अदरक, पहले भी था लेकिन वो डाटा था नहीं अपने पास, तो अदरक आ गया है। इसके अलावा कपास आ गया, ये मेजर परिवर्तन है आपका। कपास, कपास पहले गुजरात था, गुजरात से कहाँ पर आ गया है? महाराष्ट्र में। शरीफा एक फल होता है जी आपका, सीताफल, जो कल पूछ रहे थे कल कि सीताफल कहाँ होता है, तो ये शरीफा, कोई अपन सीताफल कहते हैं संभवतः, तो ये महाराष्ट्र में है आपका। ज्वार, ज्वार वही है, पुराना डाटा है, कोई परिवर्तन नहीं है आपका। खरगोन में मध्य प्रदेश में सोरगम के नाम से जाना जाता है, इसे गरीबों की रोटी कहते हैं अपन। और कपास में महाराष्ट्र पहले नंबर पर हो गया, गुजरात कहाँ पहुँच गया? दूसरे नंबर पर। इसलिए मैं इन डाटाओं को भी आपको साथ में ही दिखाता हुआ चल रहा हूँ, जैसे याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये महाराष्ट्र के हैं। इसके बाद आ जाते हैं केरल। केरल में काली मिर्च है,
काली मिर्च का डाटा थोड़ा परेशान कर रहा है, तो इसको मैं और चेक कर लूँगा, लेकिन अभी फिलहाल आप केरल को यहीं रखें। नारियल, पहले नारियल लक्षद्वीप था, तो लक्षद्वीप से नारियल परिवर्तित होकर के केरल आ गया है, नारियल सबसे ज़्यादा केरल में हो गया है। रबर, रबर वही प्राकृतिक रबर है, रबर का एक वृक्ष होता है जिसका ये लेटेक्स निकलता है, लेटेक्स यानी दूध कहते हैं, उस दूध से रबर बनाई जाती है। इसके अलावा छोटी इलायची और बागानी फसलें। यदि आपसे पूछा जाता है बागानी फसलों के उत्पादन में पहले नंबर पर राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा केरल है। तो बागानी फसलों में पहले नंबर पर कौन है, तो केरल है। छोटी इलायची केरल है आपका, प्राकृतिक रबर, नारियल, काली मिर्च, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है ज़्यादातर। और ये केरल ये है आपका, केरल को भगवान का घर भी कहते हैं और मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, तो मसालों के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं असम। असम में एक तो चाय है और दो प्रकार की आपकी रेशम है, इरी रेशम और मूंगा रेशम। तो इरी और मूंगा ये दो रेशम आपको कहाँ मिलेंगी, असम में। चाय असम के अलावा पश्चिम बंगाल में भी होती है, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग वाला इलाका है आपका चाय के लिए, और जो दार्जिलिंग वाला इलाका है उस चाय को ही सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। कल भी अपन ने चर्चा की थी, भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग ये 10 साल के लिए दिया जाता है। सबसे पहले जिस चाय को मिला था वो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय थी। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय निर्यात जो देश है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है जिस तरीके के प्रश्न। तो विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है, कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात करता है, तो वो देश केन्या है, जिसे अपन कीनिया के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका का देश है केन्या। और चाय सबसे ज़्यादा उपभोक्ता देश कौन सा है, यानी किन देशों में चाय सबसे ज़्यादा खपत होती है या जिस जो पीते हैं, तो एक तो चीन है और दूसरा कौन है, भारत है। तो चीन और भारत उपभोक्ता में पहले दूसरे पर हैं और निर्यातक आपका केन्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये असम है आपका, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है ना। इसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश केला के उत्पादन में नंबर 1 पर है। इसके अलावा यहाँ सूखी मिर्चें, ध्यान देना यहाँ सूखी मिर्चें आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पर कौन सी थी, हरी मिर्च थी। वो हरी मिर्च याद करी थी अपन ने कर्नाटक में, मिर्च लग गई ना, ऐसे याद कराया था। तो केला, सूखी मिर्च, इसके अलावा टमाटर, पपीता। तो टमाटर पपीता तो पहले ही आपके, केला जरूर चेंज होकर के आ गया और सूखी मिर्च। तो केला, सूखी मिर्च, टमाटर, पपीता, ये आपकी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में केसर है, तो केसर तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर में ही है। इसके अलावा सेब भी है, पहले हिमाचल प्रदेश था सेब में, अब दोबारा से पहुंच गया आपका जम्मू कश्मीर। इसके अलावा नाशपाती भी है, ध्यान रखिएगा, सेब और नाशपाती दोनों के दोनों ही आपके असत्य फल है, यानी झूठे फल हैं। सेब और नाशपाती आपके दोनों के दोनों ही कैसे फल हैं, असत्य फल हैं। आप बता सकते हैं आप जरा, क्या ये असत्य फल क्या होते हैं, असत्य फल क्या है? असत्य फल क्या होता है? असत्य फल उन फलों को कहा जाता है जिनके निर्माण में ओवरी भाग नहीं लेती। ओवरी यानी अंडाशय, जिसके निर्माण में ओवरी भाग नहीं लेती है, उस फल को अपन असत्य फल की श्रेणी में रखते हैं। तो असत्य फल दो होते हैं, सेब और नाशपाती, ये ध्यान रखिएगा। और सेब के जो बीज होते हैं ना, ये बड़े जहरीले होते हैं। सेब के बीजों को यदि आप निगल जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप सेब के बीजों को पीस करके खाती हैं या चबा के खाते हैं तो ये पॉइजन का काम करते हैं, हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। तो ये जम्मू कश्मीर में है आपके। इसके अलावा तेलंगाना में बात करेंगे तो हल्दी है, और इस हल्दी को आपको क्या मिल चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है। तो तेलंगाना हल्दी के मामले में नंबर 1 पर है और जीआई टैग मिल चुका है इसे। इसके अलावा हरियाणा में देखेंगे तो खीरा का उत्पादन होता है, फाइबर वाली फसल है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है और गाजर है। तो खीरा, गाजर और स्ट्रॉबेरी ये कहाँ पर है, हरियाणा में। तो इसको ऐसे याद कर लेना, हरी यानी विष्णु भगवान को अपन क्या चढ़ाएंगे, गाजर चला रहे हैं, खीरा और स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी, खीरा, गाजर किसको चढ़ा रहे हैं अपन, हरी को। तो इस तरीके से याद इसको रख लेना, हरियाणा को। इसके अलावा तमिलनाडु में लौंग पहुंच गया है। लौंग, पहले लौंग आपका केरल में था, लेकिन अब कहाँ शिफ्ट हो गया, तमिलनाडु। तो लौंग का उत्पादन तमिलनाडु में हो रहा है। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि लौंग किससे प्राप्त होती है, तो फ्लावर बर्ड से, पुष्पकलिका। 2-3 बार प्रश्न आ चुका है आपका कि लौंग किससे प्राप्त होती है, अपन विज्ञान पढ़ेंगे वहाँ बताऊंगा। तो पुष्पकलिका से। इसके अलावा ओवरऑल फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ओवरऑल फूलों का उत्पादन, तो ओवरऑल फूलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। तो ये भी आपको डाटा याद रखना है, फूल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और लौंग भी आपकी वहाँ पर है। इसके अलावा बिहार में आएंगे तो बिहार में तो लौकी है और लीची है। लौकी और लीची के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, आपका राज्य जाना जाता है, तो वो बिहार है। ये बिहार है, चुनाव होने वाले हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लौकी और लीची। त्रिपुरा कटहल के लिए जाना जाता है, यह है त्रिपुरा। यहाँ पर ये त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो
त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, देख सकते हैं। प्रश्न एक बार पूछा गया था, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो अगरतला है। 3 ओर से भारतीय राज्य कौन सा घिरा है बांग्लादेश से, तो आंसर आपका त्रिपुरा। और यहाँ पर कौन सा है, कटहल सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर त्रिपुरा में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पे आ जाओ तो कीवी है अरुणाचल प्रदेश में, इसको आप ऐसे याद कर लेना। अरुण को क्या पसंद है, कीवी, तो इसको ऐसे याद कर लेना, अरुण को क्या पसंद है, कीवी। तो कीवी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, अरुणाचल प्रदेश। पहले कीवी सबसे ज़्यादा बिहार में थी, लेकिन अब बिहार में नहीं रही, अब प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। और दुनिया में अपन बात करेंगे तो ये इसका प्रोडक्शन हो रहा है आपका चाइना में। उड़ीसा में शकरकंदी, तो शकरकंदी आपकी कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो शकरकंदी का उत्पादन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला मिर्च, तो ये तो नाम से याद रह जाएगा, शिमला शब्द आ रहा है। इसके अलावा बादाम, तो हिमालय पे जब जा रहे हो तो बॉडी को पावर चाहिए, पावर किससे मिलेगी, बादाम से। तो बादाम खा करके अपन कहाँ चढ़ गए, हिमालय पर। तो शिमला मिर्च तो नाम से याद रह जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। सिक्किम, ये भी मैंने पुरानी डाटा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बड़ी इलायची जिसे अपन दौड़ा के नाम से जानते हैं, उसका उत्पादन भी आपका कहाँ पर होता है, सिक्किम में होता है। तो बड़ी इलायची का उत्पादन कहाँ पर है, सिक्किम में है। चलिए जरा बताइएगा, जरा जल्दी से एक प्रश्न का जवाब दें। कल भी मैंने पूछा था, आज मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। ट्रैक्टर के बारे में मैंने कल पूछा था आपसे, दोबारा से फिर बताइएगा जरा। ट्रैक्टर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर देश कौन सा है, ट्रैक्टर के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर देश कौन सा है। नई बैच के बारे में मैं जानकारी अभी आपको थोड़ी देर से दे दूंगा। हाँ चलो, अब तो याद है आप लोगों को, अमेरिका है, बिल्कुल सही है, अमेरिका है ट्रैक्टर के मामले में पहले नंबर पे। इसके अलावा लाख तो जानती हैं, एक कीट का स्राव है जिसे अपन लेसीफर लक्का के नाम से जानती हैं। एक मादा कीट होती है जिसका नाम लेसीफर लक्का है, उस कीट का जो स्राव है वो सबसे ज़्यादा लाख मिलती है झारखंड में, सेकंड नंबर आपका छत्तीसगढ़ है और थर्ड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी स्पेशली कहाँ पर है आपका, तो उमरिया में है। मध्य प्रदेश में कहाँ, उमरिया। तो झारखंड है, रांची है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को ये। तो इसके बाद अब विश्व में अपन देख लेते हैं कुछ खाद्यों को जो इंपॉर्टेंट है आपकी। तो विश्व में कौन कौन नंबर 1 पर है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सोयाबीन के मामले में, ज्वार, मक्का, तिलहन। तो सोयाबीन, ज्वार, मक्का, तिलहन, इनके मामले में पहले नंबर पे आपका कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद आ जाते हैं कनाडा में रेपसीड, ये कनाडा में है आपका। इसके अलावा चीन में क्या क्या है, तो चीन को अपन ने ओवरऑल एक साथ कर लिया। मूंगफली के उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है। मूंगफली, चावल, टमाटर, लहसुन ये राजस्थान में होता है अपने यहाँ पर, ठीक है ना। आलू यूपी में है। बैगन ये पश्चिम बंगाल में अपने यहाँ। सेब अपने यहाँ पर हिमाचल, उसमें जम्मू कश्मीर में। अंगूर महाराष्ट्र में। तंबाकू गुजरात में। पहले आपका महाराष्ट्र था तंबाकू। तो ये क्या क्या हो गया, मूंगफली, चावल, टमाटर, लहसुन, आलू, बैगन, सेब, अंगूर, तंबाकू। इनके मामले में पहले नंबर पर कौन है, चीन है आपका। तो फर्स्ट नंबर पर ये चाइना, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्राज़ील, संतरा में ब्राज़ील है आपका, ठीक है ना। कॉफ़ी और कहवा में भी आपका कौन है, ब्राज़ील। तो संतरा, कॉफ़ी, कहवा, और इसके अलावा गन्ना और चीनी। गन्ना शुगर यानी चीनी, कॉफ़ी और संतरा, इन सब में आपका कौन है, ब्राज़ील। ये 4 चीज़ों में ब्राज़ील हो जाएगा। रूस, ये जौ के मामले में, जौ से शराब बनाई जाती है। दुनिया में खोजा गया पहला जो वो है आपका अनाज है, वो आपका जौ है। दुनिया का सबसे पहला जो अनाज है जो अपन को मिला था, वो कौन सा मिला था, जौ, जिसे यव के नाम से भी जाना जाता है। वियतनाम, ये काली मिर्च के उत्पादन में है। भारत में काली मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, केरल में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर, वियतनाम। काली मिर्च को यवन प्रिया भी कहा जाता है, यवन प्रिया। पुराने ज़माने में काली मिर्च को सोने के बराबर रखा जाता था। काली मिर्च को दहेज में देने की मांग होती थी। और ये पुर्तगाली भारत में जो आए थे वो स्पेशली काली मिर्च को के लिए ही आए थे। जब अपन इतिहास पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे अपन। केसर, ये स्पेन और ईरान में है। और भारत में केसर कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा भारत पहले नंबर पर किस में है, पूरी दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत किस में करता है, तो दूध सबसे ज़्यादा भारत में ही है आपका। भैंसें सबसे ज़्यादा भारत में है। भैंसें 2 याद रखनी है आपको, एक मुर्रा भैंस सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है, एक भदावरी भैंस सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। दालों में अपन पहले नंबर पे है। जूट में है, अमरूद में है अपन, वर्तमान में यूपी है आपका, सेकंड नंबर एमपी। आम में अपन है, पपीता है, इसके अलावा केला है, भिंडी है और नींबू है। आम, पपीता, केला, भिंडी, नींबू।
और आपका दूध उत्पादन, भैंस, दाल, जूट, अमरूद, इन सब में अपन पहले नंबर पे है। ध्यान रखना जरा। ऐसे नींबू में वैसे कौन हो गया? गुजरात हो गया है, गुजरात। और नींबू वंश यदि पूछ लिया जाएगा तो उसमें कौन है? आंध्र प्रदेश। ऐसी नींबू के उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है, लेकिन नींबू वंश कहता है तो पहले नंबर पर चीन है। तो नींबू वंश यानी साइट्रस फल जो है वो चीन में ज़्यादा है। कुल पशु, सबसे ज़्यादा पशुओं की बात करेंगे अपन भारत में, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। कुल पशु सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी में, यानी सबसे ज़्यादा जानवर आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में। ऊन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो विश्व में तो अपन बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, लेकिन भारत में आपका कौन है? राजस्थान है। तो ऊन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? राजस्थान। मछली सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है आपकी। दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया था, दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर है? तो उस समय पर अपन पीछे थे, लेकिन अब अपन तीसरे नंबर पर पहुंच गए। मांस के उत्पादन में आपका यूपी है। अंडा के उत्पादन में आपका कौन है? आंध्र प्रदेश है। सबसे ज़्यादा अंडा का उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश में हो रहा है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। इसके अलावा कुल दूध भारत में सबसे ज़्यादा है। अंडा दुनिया में देखेंगे तो चीन में है। मांस चीन में है। बकरी सबसे ज़्यादा चीन में है, भारत दूसरे नंबर पे है। चिकन चीन में है सबसे ज़्यादा, चिकन। ट्रैक्टर अमेरिका में है, सेकंड नंबर पे भारत है आपका। पशुधन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है, फिर इसके बाद भारत है। ऊंट सबसे ज़्यादा सोमालिया में है, सोमालिया अफ्रीका का देश है जी। और भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चीन में है। पहले ऑस्ट्रेलिया में थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पर हो गई हैं? चीन में हो गई हैं इस समय पर। तो ये आपके पशु उत्पाद के कुछ फिगर हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन क्रांतियाँ। थोड़ी सी एग्रीकल्चर की कुछ क्रांतियाँ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलो चालू कर रहे हैं अपन। क्रांति, इनमें से एक हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन उसी को पढ़ेंगे। कृषि क्रांतियाँ। कृषि क्रांतियों में मेन जो आपकी क्रांति है वो हरित क्रांति है। अपन पहले इस पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा ये हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति नाम से ही पता चल रहा है कि हरित क्रांति क्यों आई, क्या कारण थे हरित क्रांति को लाने के, तो वो एक अलग मुद्दा है। अपना आज़ाद कब हुए थे? तो 1947 में अपन आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद में सबसे पहले आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता थी कि अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर हो, क्योंकि अपन अमेरिका पर डिपेंड थे। और अमेरिका अपन को जो गेहूँ देता था, खाद्यान्न के रूप में अपन को गेहूँ देता था अमेरिका, और गेहूँ लाल गेहूँ देता था। और ये वो वाला गेहूँ होता था आपका जिसे पशुओं को खिलाया जाता है, यानी जानवरों को खिलाने वाला गेहूँ अपन कहाँ से मंगाते थे? अमेरिका से मंगाते थे। और चूंकि अमेरिका की पूंजीवादी दृष्टिकोण चल रहा था, अमेरिका प्रारंभ से ही पाकिस्तान के सपोर्ट में था, तो और भी समस्याएं अपने साथ में आ रही थी। इसलिए सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना अपन ने बनाई थी, जो 1951-52 में बनी है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, उस योजना में कृषि पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है? कृषि पर। उसके बाद में फिर अपन ने उद्योगों पर जोर दिया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि प्लस उद्योग दोनों पर जोर दिया गया। इसी बीच में क्या हुआ था? थोड़ा सा परिवर्तन होने लगा था, और परिवर्तन के रूप में यह हुआ था कि अमेरिका में उच्च वैरायटी के कुछ बीजों पर रिसर्च की थी, और वैज्ञानिक का नाम था अर्नेस्ट बोरलॉग। तो यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम बहुत अच्छा आएगा, आगे मैं दिखाऊंगा अभी इन्हें। अर्नेस्ट बोरलॉग ये थे। इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र जो है वो मैक्सिको में रहा है। ये प्रश्न बड़ा कंफ्यूज करता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दोनों तरीके से प्रश्न आता है। अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म कहाँ हुआ? प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाए तो सीधा जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो उनके बगल से एक देश है जिसका नाम है मैक्सिको, उसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, जहाँ चांदी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो वही मैक्सिको सिटी इनका कार्य क्षेत्र रहा है। वहाँ पर इन्होंने गेहूँ पर काम किया था स्पेशली। किस पर काम किया है? गेहूं पर। और गेहूं की उन्होंने एक अच्छी वैरायटी खोजी थी जो उत्पादकता ज़्यादा बढ़ा सके, उसे नाम दिया मैक्सिकम गेहूं। मैक्सिकम गेहूं क्योंकि मैक्सिको के में थे ये, इसलिए उसका नाम मैक्सिकम दिया था। आगे चल करके भारत में 2006 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अर्नेस्ट बोरलॉग को भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान दिया था। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है आपको अर्नेस्ट बोरलॉग के बारे में, क्या बोरलॉग के नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो कृषि के क्षेत्र में है।
यदि आपसे प्रश्न आए कृषि के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है, तब आपका जवाब होगा बोरलॉग पुरस्कार। यह प्रश्न ऐसे भी आ जाता है बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तब भी आपका जवाब होगा कृषि के क्षेत्र में। तो ये थोड़ा सा ये कुछ डाटा है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब प्रश्न आता है ये हरित क्रांति क्या थी। तो हरित क्रांति में क्या था, जब इन्होंने गेहूं के उत्पादन को बढ़ा दिया था तो भारत में भी एक वैज्ञानिक थे जो इस पर काम कर रहे थे, उनका नाम था डॉक्टर स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है डॉक्टर स्वामीनाथन। ये उस समय भारत के वैज्ञानिक थे, शीर्ष कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर स्वामीनाथन। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने इनसे प्रभावित होकर के भारत में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया था। उसके लिए उन्होंने कुछ मूलभूत विचारधाराएं बताई थी। हरित क्रांति जो शब्द है उसको देने का श्रेय जाता है विलियम गॉड को। तो ये भी याद रखना है आपको, हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया है, तो विलियम गॉड ने किया है। डॉक्टर स्वामीनाथन याद रखना है भारत में, और भारत में 2 व्यक्ति और जुड़े हुए थे हरित क्रांति से। एक बार प्रश्न एमपीपीएससी में आया था, हरित क्रांति से कौन व्यक्ति नहीं जुड़ा है, तो हरित क्रांति से वैज्ञानिक रूप में तो डॉक्टर स्वामीनाथन हो गए, हरित क्रांति के जिन्हें अपन फादर कहते हैं। विश्व में हरित क्रांति के फादर अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, और यहाँ पर आपके शब्द देने वाले व्यक्ति के रूप में विलियम गॉड आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है आपकी। अब आ जाता है आपका इस जगह पर, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जुड़ी हुई थी आपकी, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, 1966-67 में आई है। और आपके इसके अलावा चिदम्बरम सुब्रमण्यम भी जुड़े हुए थे जो उस समय पर कृषि मंत्री थे, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री। तो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री कौन हो गए, सुब्रमण्यम हो गए आपके। इसके अलावा प्रधानमंत्री रूप में इंदिरा गांधी हो गई, और वैज्ञानिक रूप में कौन हो गए, डॉक्टर स्वामीनाथन। तो ये 3 नाम हरित क्रांति से संबंधित है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इस हरित क्रांति जो शुरुआत में लेकर के आए थे उसमें क्या है, कुछ चीज़ों का प्रयोग किया था अपन ने, जैसे उच्च वैरायटी वाले प्रोग्राम लेकर के आए थे, जिसमें उन्नत, अभी आगे भी बताऊंगा, उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाए। पहले क्या होता था, अपन बीजों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, अपन ने फसल पैदा की, काटी, उनमें से कुछ को अपन ने उपभोग कर लिया, और कुछ अच्छे से दाने देखे उनको अपन ने बीजों के रूप में अगली फसल बोने के लिए रख दिया। जबकि हरित क्रांति में ये मान्यता थी कि इस तरीके से बीजों से अपन करेंगे तो ज़्यादा उत्पादकता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इसलिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाए, यानी प्रसंस्कृत होने चाहिए, वैज्ञानिक रूप से अच्छे होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा आपका नवीनीकरण के इनोवेशन के रूप में मृदा परीक्षण किया जाए, मिट्टी का परीक्षण, क्या किस फसल में, मिट्टी में किस तरीके की फसल की ज़रूरत है, कौन सा पौष्टिक तत्व कम है जिसे उसमें मिलाया जाए, मृदा परीक्षण। इसके अलावा रासायनिक खादों का प्रयोग, रासायनिक खाद, इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाए, रासायनिक खाद का प्रयोग, जो कि कमी है तो वो दिए जाए। इसके अलावा यंत्रीकरण किया जाए, यंत्रीकरण का मतलब क्या होता है आपका, यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए। यंत्रों का इसलिए कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें, हल का इस्तेमाल करें, परंपरागत खेती करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए यंत्रीकरण पर जोर ज़्यादा दिया था। इसके अलावा सिंचाई की उन्नत साधन, सिंचाई के उन्नत साधन, यानी मानसून पर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो मानसून पर निर्भर नहीं रहें बल्कि सिंचाई के उन्नत साधन खोजें, ठीक है ना। इसके अलावा चकबंदी का प्रोग्राम अपनाएं, चकबंदी, और इसके अलावा हदबंदी। चकबंदी में क्या होता है, जैसे अलग अलग आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन को आप एक जगह पर ही लेकर के आ जाए, तो ये आपका किसका प्रोग्राम था, चकबंदी का था। तो इन सब चीज़ों को किया गया, ऐसे क्रांति आई। उसमें सबसे ज़्यादा फायदा जिस फसल को मिला वो फसल आपकी गेहूँ थी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जिसको फायदा मिला वो आपकी चावल थी, और जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया वो राज्य आपका पंजाब था, और दूसरा जिस राज्य ने जिसने फ़ायदा उठाया वो आपका हरियाणा था। क्यों इन राज्यों को फायदा मिला, पंजाब हरियाणा, क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो राज्य थे उन्होंने इन सब चीज़ों को अपना लिया। बाद बाकी के जो अन्य राज्य थे वहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती को ही किया, उन्होंने ये इस तरीके के प्रयोग नहीं किए, उनको लग रहा था कि हम पैसा बर्बाद करेंगे, तो इसलिए अपनी जो जैसी खेती चल रही है वैसी रहे, तो इस वजह से वो राज्य ज़्यादा अच्छे समृद्ध नहीं हो पाए, ना वो किसान हो पाए, जबकि इन लोगों ने ये प्रयोग किए और इन प्रयोगों में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या हो गए, समृद्ध हो गए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी अपन डिटेल में और चर्चा करेंगे, अभी आगे आएगा तो फिर वहाँ पर भी अपन इसके बारे में देखेंगे जरा। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जाम हो गया इसको। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे प्रोफेसर अर्नेस्ट बोरलॉग। ध्यान रखना, जन्म कहाँ हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये मैंने पहले भी बोला था आप लोगों से, संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका जन्म हुआ है आपका। ये अर्नेस्ट बोरलॉग है, ये बीच में जो दिख रहे हैं,
है ना। ये विलियम गॉड है, ये विलियम गॉड है जो आप देख रहे हैं इन्हें। इन विलियम गॉड ने ही जाकर के आपका क्या किया था, हरित क्रांति शब्द दिया है। और भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन को। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब उन्होंने कहा था किसानों को हम उन्नत करेंगे, यानी किसानों की आय को दुगना करेंगे। 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। और इसमें जिस रिपोर्ट को लागू करेंगे वो रिपोर्ट किसकी थी, डॉक्टर स्वामीनाथन की थी। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें किसानों की आय दुगनी कैसी हो उसके बारे में बताया गया था। ये रिपोर्ट दे रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी को, ये इस तरीके का था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस क्रांति की शुरुआत देश में प्रधानमंत्री सन भी पूछी जाती है 1967 में हुई थी आपकी। किसने की थी, इंदिरा गांधी। और वैज्ञानिक के रूप में कौन थे आपके, वैज्ञानिक के रूप में यहाँ पर ध्यान रखें जरा, तो वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर स्वामीनाथन। और ये थे आपके कृषि मंत्री उस समय के, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो ये कृषि मंत्री हैं। ये तीनों को ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, गेहूं को हुआ। इसके अलावा और किसको फायदा हुआ था, तो चावल को हुआ। तो गेहूं चावल की फसल को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। ये देख सकते हैं, गेहूं की रोटी और चावल सबसे ज़्यादा। और राज्य कौन कौन से थे जिनको फ़ायदा हुआ था, तो वो राज्य थे आपके पंजाब और हरियाणा। हरित क्रांति में शब्द मैं बता ही चुका हूँ आपको, उच्च उत्पादक क्षमता वाले प्रशंसित बीजों का प्रयोग करना है, जैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करें, सिंचाई की उन्नत व्यवस्था करें, कृत्रिम खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करें, मिट्टी का परीक्षण करें और चकबंदी करें। अभी आएंगे तो मैं साथ में और क्लियर कर दूंगा। यहाँ ध्यान रखना, वर्तमान में हरित क्रांति जो अपन लेकर के आए केमिकल पर आधारित ज़्यादा थी, क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग था, जिसके कारण से ज़मीन कैसी होती चली गई, बंजर होती चली गई, क्योंकि अपन लोगों ने उसको सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया, मिट्टी का परीक्षण नहीं किया, बस जय धनाधन अपन ने खादों का इस्तेमाल किया। इससे उत्पादकता खत्म हो गई और आपकी बॉडी के अंदर ये DDT कीटनाशक वगैरह जो वो अंदर आ गए। इसी वजह से कैंसर जैसे भयानक रोग नए नए रूप में सामने आने लगे। तो ये समस्या जब चालू हुई तब फिर इस हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट को बदला गया। अब उसमें एक नया चीज़ लेके आए हैं, उसमें कृत्रिम खाद का इस्तेमाल नहीं होगा, कीटनाशक का नहीं होगा, बल्कि जैविक खादों का इस्तेमाल होगा। क्योंकि पहली वाली जो हरित क्रांति थी वो विनाश वाली थी और ये वाली कौन सी होगी, विकास वाली। तो अब लेटेस्ट हरित क्रांति की बात करेंगे, जैसे अपन अटल जी ने भी कहा था कि अब दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है, तो वहाँ पर कृत्रिम खाद में नहीं आएंगी, कीटनाशक नहीं आएंगे, बल्कि कौन आएगी, जैविक खाद आएंगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ये है उच्च उत्पादक क्षमता वाले प्रशंसित बीजों का इस्तेमाल, इसमें ये किया गया था उच्च उत्पादकता वाले बीजों का इस्तेमाल। ये आपकी इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है आपका। जैसे अब यहाँ से ये फसल कट रही है, कटने के बाद में यहाँ पर आपके निकल करके इसमें इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होने के बाद में सीधा बिहार हाउस में पहुँचा दिया जाएगा। अपने यहाँ पर क्या होता है, फसल काट कर अपन कहाँ पर रखते हैं, खेतों में ही रखते हैं। तब तक यदि बारिश हो गई तो पूरे की पूरी फसल बेकार हो जाती है। तो ये नवीनतम टेक्नोलॉजी है। देखिए इस तरीके से एक ही व्यक्ति ने कितनी देर में काट दिया आपका। और ये प्रयोग अपन करने में कामयाब नहीं हुए थे, इसलिए आपको क्या हुआ था, दिक्कत हुई थी। देख सकते हैं इस तरीके से, ये नवीनतम टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से सिंचाई की उन्नत व्यवस्था, जहाँ पर आपको जितनी सिंचाई देनी है, क्योंकि पानी आपको बचाना है, जल है तो जीवन है, वरना सब बेकार है। तो इस तरीके से आपकी ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से उतनी सिंचाई अपन करें, उन फसलों को दें, जिससे पानी आपका बचेगा, व्यर्थ में ज़मीन के अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा और इस तरीके से आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो कम सिंचाई वाले साधनों में इस तरीके की उन्नत सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा कीटनाशकों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया था। वर्तमान में अपन जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मिट्टी का परीक्षण, इस तरीके से लैब में जाकर के मिट्टी का परीक्षण किया जाता है। अब बता सकते हैं मिट्टी परीक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका, तो भोपाल में है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये चकबंदी, ये क्या है इसको समझ लीजिएगा। चकबंदी में क्या होता है, जैसे आपका एक भाई है और एक पिताजी हैं, अपने पिताजी के पास में मान के चलो 100 बीघा ज़मीन है। फिर इसके बाद में अपन आए, 4 लोग आए तो 25-25 बीघा ज़मीन आ गई। फिर अपने बेटे आएंगे तो डिवाइडेशन होता चला जाएगा आपका, और इस तरीके से खेत का जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया गया था, जैसे मान लीजिएगा एक का खेत यहाँ पर है, एक का खेत और उसी एक का खेत यहाँ पर है। अब दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है और यहाँ पर दूसरे का खेत है और एक खेत इसका है, तो इनमें डिस्टेंस है आपका। तो इन दोनों खेतों को मिला दिया जाए, जैसे मेड़ भी कम हो जाएगी और एक ही जगह से वो आराम से खेती कर सकता है। तो इन दोनों को मिला के एक कर दो, इन दोनों को मिला के एक कर दो, इसको ये वाला दे दो, इसको ये वाला दे दो। तो ये कॉन्सेप्ट था चकबंदी का। लेकिन इसमें व्यवहारिक समस्याएं थी। सिद्धांत के रूप में तो सही था, व्यवहार में क्या था कि ये मान के चलो आपकी सिंचित ज़मीन है और ये आपकी असिंचित ज़मीन है, कैसे चेंज करेगा कोई।
दूसरे नंबर पे एक आपकी जो ज़मीन है वो नेशनल हाईवे के किनारे पर है जिसके दाम ज़्यादा है, एक आपकी बहुत अंदर है, तो वो परिवर्तन कैसे होगा। तो इस तरीके से व्यवहारिक समस्या आई तो चकबंदी नहीं हो पाई। हाँ, उस जगह पर चकबंदी हो गई जहाँ पर समस्याएं नहीं थी, जैसे मान चलो दोनों ही नेशनल हाईवे के किनारे हैं पर लेकिन आगे आमने सामने है तो दोनों आपस में चेंज कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अंतर है तो चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ चेंज हो गई थी। तो ये चकबंदी का कार्यक्रम था आपका। इसके बाद में भारत में कुछ कृषि क्रांतियाँ उनको डायरेक्ट अपन पढ़ रहे हैं। उनमें से पहले देख रहे हैं अपन, ये है आपकी नीली क्रांति। मछली के उत्पादन को अपन पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं और भारत में इसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे आपसे यदि नीली क्रांति पूछा जाता है तो मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति आपके उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। इसके अलावा लाल क्रांति, ये मांस और टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। थोड़ा ध्यान देना, मांस और टमाटर दोनों ही लाल होती हैं, तो ये लाल क्रांति हो गई आप मांस और टमाटर के उत्पादन से। इसके अलावा सुनहरी क्रांति, ये बागवानी जो फसलें होती हैं, यानी बाग बगीचों में जो फसलें लगाई जाती हैं, जैसे केरल में सबसे ज़्यादा बागानी फसलें होती हैं, तो उसके उत्पादन से संबंधित आपकी कौन सी है? सुनहरी क्रांति आपकी। इसके अलावा गुलाबी क्रांति, एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये झींगा मछली के उत्पादन से। यहाँ मैंने मछली शब्द लिखा है क्योंकि जनरल जीएस में मछली शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि ये मछली नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा आपका एक फाइलम है, उसका एक कीड़ा है। तो ये वास्तव में ये कौन है? कीड़ा है, जैसे अपन झींगा के नाम से या प्रॉन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा गुलाबी क्रांति मांस के निर्यात से भी संबंधित है। एक पॉइंट और है यहाँ पर, यदि आपसे पूछा जाता है मांस के निर्यात से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो अभी आपकी गुलाबी क्रांति है। यदि आपसे पूछा जाता है प्याज के उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तब भी आपकी गुलाबी क्रांति है। तो गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से भी संबंधित है, झींगा मछली के उत्पादन से भी संबंधित है, और साथ में आपके मांस के निर्यात से भी संबंधित है। ये प्रॉन है आपका। रजत क्रांति, रजत को सिल्वर कहा जाता है, सिल्वर। तो रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी के उत्पादन से संबंधित है आपकी। इसके अलावा पीली क्रांति, इसमें तेल आ जाएंगे सब, तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित आपकी पीली क्रांति। इसके अलावा गोल क्रांति, आलू गोल होता है तो आलू उत्पादन। और ये भी ध्यान रखना, इस साल 2018-19 के जो डाटा आए हैं और मैं सब्जी उत्पादन में नंबर 1 पर सब्जी कौन सी रही है, तो आलू रही है। 28% रहा है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंदौर में होता है जी। बादामी क्रांति, ये मसालों के उत्पादन से संबंधित है। तो बादामी क्रांति में क्या होगा? जितने भी आपके मसाले हैं उनके उत्पादन आ जाएंगे सब। इंद्रधनुष क्रांति, वर्तमान में क्या है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसलिए इन सभी क्रांतियों को आपस में क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है, तो सबका मिक्सचर रूप है। इसके अलावा एक और आता है मिशन इंद्रधनुष। ध्यान रखना, एक तो इंद्रधनुष क्रांति है जो सभी क्रांतियों का मिक्सअप है, और ये क्या आपका मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष छोटे बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष आता है तो छोटे बच्चों का टीकाकरण है आपका, ये ध्यान रखें। इसके अलावा अमृत क्रांति, ये नदी जोड़ने से संबंधित है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि भारत की नदियों को जोड़ा जाए, जिससे जिस इलाके में बाढ़ आ रही है तो, और जिस इलाके में बाढ़ नहीं है, पानी की समस्या है, तो वहाँ पर पानी डाला जाए। जैसे वेतवा नदी को केन नदी से जोड़ा गया है, और ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ से निकला है? पन्ना नेशनल पार्क से। तो ये अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और है काली क्रांति। काली, तो वो खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित है। तो काली क्रांति किससे संबंधित होगी? खनिज तेल के उत्पादन से संबंधित, वो है काली क्रांति। तो ये तो अपन हो गया। इसके अलावा फल व अन्य को जो संज्ञा दी गई उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे दलहनों का राजा किसे कहते हैं? चना। दालों का राजा चना है। फलों का राजा आम है। मसालों की रानी इलायची है। पेय पदार्थ की रानी चाय है। चमत्कारी फल कीवी है, जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, चीन में सबसे ज़्यादा है। तीसरी भोजन कोकोआ है, कोकाआ, ये इससे चॉकलेट बनती है, कोकाआ से, अफ्रीका में होता है आपका ये। भारत का सुनहरी तंतु यानी गोल्डन फाइबर जूट है, और आपका उजला सोना आपका कपास है। व्हाइट गोल्ड कौन सा है? इसके अलावा शाकाहारी मांस मशरूम है। मशरूम को शाकाहारी मांस क्योंकि प्रोटीन की अधिकता की वजह से कहते हैं। फलों की रानी लीची है। गरीबों का फल बेर है। हरा सोना अफीम को कहते हैं। इसके अलावा हरा सोना बांस को भी कहा जाता है, तो अफीम और बांस दोनों हैं। कल्प वृक्ष नारियल है। शताब्दी पौधा खजूर है। शताब्दी पौधा खजूर। विश्वव्यापी रेशा या सफ़ेद सोना कपास है। 21वीं सदी का पेड़ या अद्भुत वृक्ष कहेंगे तो नीम है आपका। और गरीबों का सेब अमरूद को कहते हैं। गरीबों का सेब क्या है? अमरूद। इसके अलावा आदम फिग केला है। आदम फिग के नाम से केला को जाना जाता है। ये आपका कीवी, ये कीवी एक खट्टा फल होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। भारत में बात करें तो पहले ये बिहार में था, लेकिन अब ये अरुणाचल प्रदेश पहुँच गया है। और ये जब डेंगू हो जाता है तो उसमें इस फल को खाया जाता है, जिससे प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन सी भी होता है इसमें।
ये आपका कोकाहा, जिसकी अपन बात कर रहे थे, ये कोका है आपका कोकाहा। ये अफ्रीका में मिलता है, इससे चॉकलेट बनाई जाती है। ये इसके बीज हैं इस तरीके के कोकाहा के, ये देख सकते हैं आप, इससे चॉकलेट बनती है। अब भारत के प्रमुख कृषि संस्थान, उनको भी ये बस 5 मिनट की में है, तो इसको आज अपन फिनिश कर लेते हैं प्रमुख कृषि संस्थान को। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यदि आपसे पूछा जाता है कृषि अनुसंधान, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। इसके अलावा भारतीय वानस्पतिक सर्वे संस्थान और एक वानस्पतिक शोध संस्थान, ध्यान देना जरा, यहाँ पूरा शब्द सेम चल रहा है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान। ये सर्वे है, ये शोध है। ये कोलकाता में, एक लखनऊ में। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कैसे याद रखेंगे वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर शब्द आ रहा है सर्वे, सर्वे को पकड़ लो आप तो केवल, सर्वे। भारतीय वानस्पतिक यानी वनस्पतियों का अपन सर्वे करने के लिए जा रहे हैं। तो सर्वे करने के लिए अपन कब जाएंगे? सर्वे करने के लिए जाएंगे अपन कॉल जब आएगा, कॉल आएगा तब जाएंगे। कॉल से कोलकाता, यानी किसी का फोन आएगा, फोन आने को क्या करें? कॉल। तो कॉल जब आ रहा है तब अपन सर्वे करने जा रहे हैं वनस्पति का, क्योंकि आप तो निकल गए सर्वे करने के लिए और सामने वाला बंदा वहाँ पर है ही नहीं, तो सर्वे का करोगे? तो कैसे याद रखेंगे? भारतीय वनस्पति सर्वे संस्थान का जब कॉल आएगा, और कॉल जब आएगा और सर्वे करने के लिए जाएंगे तो कागज़ किस में रख के लेके जाओगे? तो थैला में। प्लास्टिक पे तो बैल लग चुका है, आप लोगों को मालूम है। तो किसके थैले में लेके जाओगे? जूट के थैला में। तो जूट शोध संस्थान भी आपका कहाँ पर है? कोलकाता में। दोनों याद रह जाएंगे। चावल का भी आपका कहाँ पर है? कोलकाता। अब इसके बाद आते हैं भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान। तो ये वनस्पति की बात कर रहा है, तो कहाँ पर है? लखनऊ में है आपका। और भी आगे लखनऊ में 5 हैं, उन 5 को अपन एक ट्रिक बना करके याद करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। इसके अलावा भारतीय गन्ना शोध संस्थान, ये आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ। भारतीय शक्कर, ये शक्कर है एक्चुअल में, शक्कर तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। शर्करा के नाम से जाना जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है? कानपुर में। तो कानपुर में तो हो गए, एक तो शर्करा, ये शर्करा है एक्चुअल में, शर्करा यानी शक्कर, और ये कौन सा होगा? दलहन। इसको ऐसे याद कर लेना, याद कराने के लिए बता रहा हूँ, करना नहीं है। इसको ऐसे याद करें, कानपुर में, ये कान शब्द आ रहा है, कान में शक्कर के दाने और दाल अपन डाल सकते हैं। तो शक्कर और दाल अपन ने कहाँ पर डाली? कान में। तो शक्कर और दाल कहाँ है? कान में है। तो कान से क्या आ जाएगा? कानपुर। ऐसे आप याद रख लें। आलू, आलू शोध संस्थान का है कुफरी शिमला। आपको मालूम है शिमला मिर्च अपन बनाती हैं, और शिमला मिर्च के अंदर अपन क्या भरते हैं? आलू भरते हैं। आलू भर करके ही तो शिमला मिर्च बनाई जाती है। तो आलू शोध संस्थान का होगा शिमला, शिमला। तो उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। गन्ना शोध संस्थान लखनऊ है आपका। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, इसको बहुत पूछा जाता है, ये भी लखनऊ में। इसे CDRI के नाम से जाना जाता है। CDRI, कभी कभी वो CDRI कह देता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके अलावा केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान, ये मैसूर में है आपका। कर्नाटक का प्राचीन नाम मैसूर है। केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में है। इसके अलावा केंद्रीय जूट तकनीकी संस्थान, जूट आ गया आपका, जूट का थैला, कॉल किया तभी अपन वनस्पति का सर्वे करने गए कोलकाता में। अब देखिए जरा, लखनऊ वालों को आप एक साथ में याद कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। लखनऊ में क्या क्या है, ठीक है ना। लखनऊ में एक तो आपका वानस्पतिक शोध है, ठीक है ना। इसके अलावा गन्ना है, इसके अलावा आम है, इसके अलावा बीरबल साहनी है, वानस्पतिक शोध, गन्ना, आम, बीरबल साहनी। इसके अलावा एक और है आपका, और वो है ये वाला CDRI, ड्रग वाला CDRI, ठीक है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कैसे करेंगे वो देखो। बीरबल नाम का एक व्यक्ति है, ये जो बीरबल साहनी है ना, ये जुरासिक काल के वृक्षों पर अध्ययन करने वाले भारत के जीवाश्म वैज्ञानिक हैं। अभी दिखाऊंगा आगे, भारत के जीवाश्म वैज्ञानिक है बीरबल साहनी। तो उनका शोध संस्थान भी आपका लखनऊ में। तो ये बीरबल साहनी को बीरबल से याद कर लो। बीरबल को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? गन्ना पसंद था और आम। तो बीरबल सबसे ज़्यादा क्या खाता था? गन्ना और आम खाता था। और गन्ना आम ज़्यादा, दोनों चीज़ें क्या है? वनस्पति हैं। तो ये वनस्पति यानी वनस्पति हो गया आपका लखनऊ में। और गन्ना आम जब ज़्यादा खा जाओगे तो आप बीमार होगे, और बीमारी के लिए फिर क्या चाहिए? दवा चाहिए। तो दवा के लिए क्या हो गया? ये ड्रग हो गया। तो बीरबल नाम का व्यक्ति क्या कर गया? गन्ना आम सबसे ज़्यादा खा गया, जिससे वो बीमार हो गया। तो उसने दवाई ली, और दवाई कौन सी ली? वनस्पति वाली ली। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और आ रहा है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान। खाद्य, खाद्य शब्द आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा रेशम, रेशम भी है आपका, खाद्य और रेशम दोनों के दोनों आपके कहाँ पर है? मैसूर में है। मैसूर को वर्तमान में अपन कर्नाटक के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा आपको एक लाइन और याद रखनी है, जो वो भी लाइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो लाइन ये है, इस तरीके से याद रख लेना आप लोग। ये रेशम हो गया, ये क्या हो गया? खाद्य तकनीकी संस्थान,
खाद्य हो गया आपका। मैसूर एक पाक का नाम भी है, पाक। ये पाक कला एक होता है, अभी दिखाता हूँ आपको। वो मैसूर को खाते हैं, मैसूर पाक को खाते हैं, मिलता है ये खाने में। तो अब मैसूर का पाक अपन किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं, तो गिफ्ट में कैसे देंगे अपन? तो इसको देंगे अपन काय में, रेशम में लपेट करके, रेशम के कपड़े में बांध करके मैसूर का पाक अपन क्या करें, गिफ्ट में दे रहे हैं। तो इसको ऐसे कैसे याद करेंगे? ये मैसूर हो गया, पाक अपन के रेशम के कपड़े में बांध करके गिफ्ट में दे रहे हैं, और मैसूर को अपन क्या करते हैं, खाते हैं। तो खांसी क्या हो गया, खाद्यान्न हो गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। देखिए जरा, ये है आपका मैसूर पाक। ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सा पाक है आपका? मैसूर पाक है ये। इस तरीके का होता है आपका ये मैसूर पाक। इसके अलावा नारियल शोध संस्थान, इसको भी देख लीजिएगा। नारियल शोध संस्थान आपका कहाँ पर है? कासरगोड में। कासरगोड, कासरगोड कहाँ पर आता है? केरल में आता है कासरगोड। तो इसको ऐसे याद कर लेना, कास है ना। कहीं पर भी अपन जाते हैं तो कासर, तो कास गौड़, गौड़ एक जनजाति है, और गौड़ जनजाति के देवताओं को अपन क्या चढ़ाएंगे? नारियल चढ़ाएंगे। तो नारियल कहाँ चढ़ा दी? कासरगोड में चढ़ाया। अगला है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। देखिए तंबाकू पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब गुजरात हो गया है। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। आप इसको ऐसे याद कर लेना, तंबाकू से क्या होता है? निकोटीन होता है, जैसे कैंसर होता है। फिर भी तंबाकू अपन घिस करके खा रहे हैं, क्योंकि अपन कौन है? राजा है। और राजा क्या पहने? मुद्री, मुद्री माने अंगूठी, अंगूठी पहन के तंबाकू को क्या कर रहा है? घिस रहा है। तो तंबाकू घिस रहा है, तो राजमुद्री, तो राजमुद्री, राजा राजमुद्री, ऐसे याद कर लेना। चावल शोध संस्थान कटक, चावल कच्चे खाओगे कैसी आवाज आएगी? कट कट कट। विदेश का कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहाँ से अपन मंगाएंगे चावल। तो क्या होगा? आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले क्या मांग रहे हैं? मनीला। और भारत मध्य प्रदेश में बड़वानी, यानी आपको चावल खाने के लिए नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? बड़बड़ाएंगे, तो बड़वानी। और कटक में ही आपका सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ था? जन्म भी हुआ है। इसके अलावा गन्ना प्रजनन संस्थान, ध्यान देना, वहाँ शोध है। यहाँ कौन सा प्रजनन? गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। तो गन्ना प्रजनन करने के लिए कहाँ पर गया? टूर पे गया, तो कोयम्बटूर। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से भी कोयम्बटूर जाना जाता है। इसके अलावा गेहूं अनुसंधान, ये अपन पढ़ी चुके, पूसा नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान, शुष्क भूमि शब्द आ रहा है, ये ध्यान रखना जरा, शुष्क शब्द है, शुष्क। और जब आपके पास पैसा बहुत सारा आ जाएगा, सरकारी जॉब लग जाएगी, पैसा आ जाएगा, जब आप जमीन खरीदने के लिए जाएंगे और कोई आपको असिंचित जमीन दिखाएगा तो आप क्या कहेंगे? है बेकार है। तो ऐसे क्या आ जाएगा? हैदराबाद, ऐसे याद करना। वन शोध संस्थान, तो वन यानी फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में कैसी होती है? हरी होती हैं, तो इसे याद कर लेना, दे हरादून, हरा। फॉरेस्ट कैसा है? हरा है। क्षेत्रीय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, तो ये तो सीधा सा है ही, इंदौर में है। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, अभी मैंने कराया था, बीरबल को गन्ना आम पसंद थे। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट में, चाय अनुसंधान संस्थान असम में है। असम में कौन सी जगह? जोरहट। आप इसको ऐसे याद कर लेना, सुबह सुबह अपन चाय पीती हैं, और चाय पीने के बाद प्रेशर बनता है, और फिर क्या कहते हैं? जोर से लगती है, तो कहते हैं हट, जोरहट। तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। अनुसंधान रेशम में आपको कराई चुका हूँ, ठीक है ना। ये है आपके बीरबल साहनी, ये आप जो देख रहे हैं बीरबल साहनी है, पुरातत्ववेत्ता है। आपके वनस्पतियों का सर्वे किया था इन्होंने, खासतौर से जुरासिक काल की वनस्पतियों का सर्वे किया है। ये है आपके बीरबल साहनी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन फिनिश होता है। अब इसमें से कुछ जो टॉपिक हैं जो आपको इसमें नहीं मिले होंगे, वो मेरी जो इंडिया की ज्योग्राफी की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है ये पूरा। अब इससे संबंधित कुछ वन लाइन फैक्ट हैं, उनकी चर्चा अपन भारत की जब भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पर करेंगे। कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से कि फीस के बारे में, आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा, मैं फ़ोन पर आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। 1-2 दिन, यानी आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, और रविवार तक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। सोमवार से आपकी ऐप पर क्लास चालू हो जाएंगी। और ये 3 क्लासेस रहेंगी मेरी, एक सुबह, 2 सुबह रहेंगी, एक शाम को रहेगी क्लासेस। इसके बाद में कुछ क्लास और भी बढ़ाएंगे, सब अलग अलग रहेंगी। आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि हमें तीनों बैच ही पढ़ने हैं, तो आप तीनों बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वर्ग 3 वाला जो टॉपिक है आपका, बस वो भी आपका सोमवार से चालू हो जाएगा। 9 बजे से आपको मैं वर्ग 3 की पहले क्लास दूंगा, जैसे आपके जो थोड़े से जो टॉपिक रह गए उनको खत्म कर सकें अपन। तो वर्ग 3 से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं ग्रुप में आपको मैसेज दे दूंगा। हो सकता है कि कल भी क्लास हो जाए वो आपकी, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।